हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रही है हमारी एक्सपर्ट श्वेता जैन। अगला सवाल लेते हैं। प्रमोद अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। प्रमोद जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? नमस्ते, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है श्वेता जी से कि मेरा कोई भी म्यूचुअल फंड में अभी एक्सपोजर नहीं है, खाली इक्विटी में है, एक्चुअल कैश मार्केट में, और मैं 65 इयर्स का हूँ। मेरा 5 साल का होराइजन है, तो मुझे डेट में एक्सपोजर लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो डेट इंस्ट्रूमेंट में लेना चाहिए कि बैलेंस एडवांटेज फंड में लेना चाहिए? बहुत ही एकदम क्लियर कट क्वेश्चन। बताइए श्वेता कि डेट इंस्ट्रूमेंट में ले या फिर डेट म्यूचुअल फंड में ले? जी, म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली बेटर रहेगा क्योंकि कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है म्यूचुअल फंड्स में। अगर ये एक पेपर में डालेंगे तो वो रिस्क ज्यादा रहेगा डेफिनेटली। तो अगर इनका 3 से 5 साल का होराइजन है जैसे इन्होंने बताया है, और इनका टारगेट है 9 से 10% पोस्ट टैक्स मानती हूँ मैं, तो इनको एक कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा डेट और बैलेंस्ड फंड्स का, तो हाइब्रिड फंड्स का। एक 9% टारगेट रख सकते हैं, बट काफी हाई टारगेट है। 3 साल मिनिमम इनको बने रहना है। दोनों का कॉम्बिनेशन, आई थिंक हाइब्रिड में थोड़ा ज्यादा इनको एक्सपोजर लेना पड़ेगा, तकरीबन 70 to 75% अगर ये हाइब्रिड में लेंगे। और हाइब्रिड में ये चूज कर सकते हैं, कम इक्विटी वाला फंड ले सकते हैं, और डेट फंड भी ले सकते हैं। मेरे रिकमेंडेशन में मैंने कोटक इक्विटी सेविंग्स और आईडीएफसी डायनामिक इक्विटी बैलेंस्ड में बताया है, और आईडीएफसी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में ये डाल सकते हैं, या आदित्य बिरला कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में ये निवेश कर सकते हैं। जी, सपोर्ट कैनरा रिबेको हाइब्रिड फंड एंड डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। You want Shweta's views on that, on those funds? Yeah, I mean, I couldn't hear which fund she told me. She was very fast. अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप कोटक का इक्विटी सेविंग फंड आप इसे एक्सप्लोर करें, साथ ही आईडीएफसी डायनामिक फंड, डायनामिक इक्विटी फंड। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर हम सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंडनामा में इस हफ्ते अपने एक्सपर्ट से हम पूछ रहे हैं कि भाई अगर इंडेक्स फंड में निवेश करना है तो सेंसेक्स इंडेक्स फंड बेहतर है या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड? बताइए श्वेता, आपकी पसंद क्या है और जो भी पसंद है उसके पीछे वजह क्या है? जी स्वाति, मेरी पसंद वैसे पहले बता दूं तो निफ्टी इंडेक्स फंड रहेगी। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में दोनों में अगर हम रिटर्न्स में देखें तो काफी सिमिलैरिटीज है। पहले अगर हम देखते शायद 3 साल या 5 साल पहले तो हमको काफी फर्क लगता, बट ये कम होता जा रहा है फर्क, और अभी काफी सिमिलर रिटर्न्स है दोनों के। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के काफी सिमिलर रिटर्न्स है, हार्डली एनी डिफरेंस। बट निफ्टी में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है क्योंकि 50 स्टॉक्स होते हैं और सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स ही होते हैं, इसलिए निफ्टी मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि रिटर्न जब सेम ही है और डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम हो जाता है, तो निफ्टी मैं रेकमेंड करती हूँ। और हम जब निवेश करते हैं, चाहे निफ्टी में करें या सेंसेक्स में करें, आप जिस भी इंडेक्स फंड में करें, आप ट्रैकिंग एरर जरूर देखें, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर ये 2 चीजें हैं जो एक फंड को दूसरे फंड से सुपीरियर बना सकती हैं। तो ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो के लिए भी वही बात जारी है कि जितना एक्सपेंस रेशियो कम होता है उतना अच्छा है। कुछ स्मार्ट फंड्स होते हैं, बट इनमें फिर जैसे फंड मैनेजर या कोई प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि प्योर पैसिव फंड चूज कर सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड देख सकते हैं। अगर थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो निफ्टी 100 भी देख सकते हैं, तो थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। बट इन दोनों में से सेंसेक्स और निफ्टी में मेरा रिकमेंडेशन निफ्टी रहेगा। हम एक शब्द हमेशा सुनते हैं इंडेक्स फंड में, वो है ट्रैकिंग एरर। पहला सवाल कि ये एक्चुअली होता क्या है, और दूसरी चीज ये ट्रैकिंग एरर का जो नंबर आता है दिखाते हैं फंड हाउस, वो कितना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है? ट्रैकिंग एरर का मतलब ये होता है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है वो हमारी जो टारगेट बेंचमार्क है उससे कितना
लैग है या कितना फर्क है या कितना टाइम लगता है उसको पोर्टफोलियो को कॉपी करने में। तो जितना कम टाइम लगता है उतना बेटर है, क्योंकि वो इमीडिएट अगर है तो बेटर है हमारे फंड के लिए। यूजुअली ट्रैकिंग एरर रहता है हर महीने के उस पोर्टफोलियो में जो डिस्क्लोजर होता है उसमें ट्रैकिंग एरर का भी डिस्क्लोजर होता है, तो हर महीने ये अनाउंस होता है। ओके। और एक सवाल, हालांकि ये फंडनामा का पार्ट नहीं है, लेकिन अभी बस बात करते करते जहन में आया और कुछ और दर्शकों से बात हुई थी तब, ये इंडेक्स फंड और ETF को लेके दोनों ही पैसिव तरीका है निवेश करने का, इन दोनों में आपकी पसंद क्या होती है, ETF या फिर इंडेक्स फंड? जी, इन दोनों में मेरी पसंद है इंडेक्स फंड। अच्छा। ETFs इतने पॉपुलर नहीं है इंडिया में, तो लिक्विडिटी कम होती है। तो जब कोई चीज में लिक्विडिटी कम होती है तो ट्रैकिंग एरर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है उसमें। तो जैसे मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल देने में, अगर एक इंडेक्स फंड आप ले निफ्टी का ही और उनका ETF ले, तो जिस दिन समझिए निफ्टी नीचे है 2%, आपका निफ्टी इंडेक्स फंड भी 2% ऑलमोस्ट नीचे होना चाहिए। पर ETF कितनी बार या तो 2% ऊपर होता है या 3% नीचे होता है, एकदम ट्रैक नहीं कर पाता है। और एक और बड़ा फर्क है कि ETF दिन में आपके रेट्स चेंज होते रहते हैं। इंडेक्स फंड्स जो है दिन का एक ही NAV आता है, एंड ऑफ द डे का जो NAV आता है वही आता है। ETFs के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, इंडेक्स फंड्स के लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे सिंपल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेन सबसे बड़ी वजह मेरी रिकमेंडेशन की ये है कि ETFs में लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए हम म्यूचुअल फंड्स के रूट से ही रेकमेंड करते हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू स्वाति। और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। सवाल आप हमें कई तरीके से कई जगह पर भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे सवाल भेज सकते हैं या फिर आप चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर, ईमेल आईडी भी आपको हम दिखा देंगे। जब भी आप सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए और सही नंबर लिखिए ताकि आपसे हम बात कर सकें। साथ ही कभी कभी अपने फीडबैक भी हमसे आप शेयर किया करें ताकि हमें समझ में आए कि हम सही डायरेक्शन में ये शो कर रहे हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार। जी बिजनेस पर देखिए एक्सपर्ट्स का एक्सक्लूसिव और दमदार पैनल। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर तो वागले का वंडर, स्विंग के सुल्तान आशु मदान और किरण करेंगे कमाल। विश्वेश के विशेष और देखिए जैन साहब के जेम्स। सदाबहार है सेठी साहब तो नितिन है निफ्टी के निशानेबाज। सुमित देंगे सुपरहिट, जय का होगा जैकपॉट। और इन सब के साथ सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी बिजनेस पर देखिए दिन भर मेरे साथ बेस्ट चैनल बेस्ट पैनल। नकली। अंबुजा सीमेंट की दीवार है, हर कोशिश बेकार है। भाई साहब, अंबुजा खेल नहीं बना था। देश, दुनिया, बाजार या कारोबार, खेल, फैशन, फिल्म या सरकार, दिन भर की हर हलचल का साथ डिनर के साथ देखिए खबरें धुआंधार। बदल जाएगा खबरों को देखने का तरीका। देखिए खबर चालीसा रात 8:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। बॉटम बनने का कहीं कोई फॉर्मूला मिलेगा नहीं दीप जी। अगर आप कहीं भी गूगल करके कितनी भी बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि बॉटम कैसे बनता है। तो रिसर्च में मैंने ये पता लगाने की कोशिश की है कि बाजार का बेस कब और कैसे बनता है, बॉटम कब और कैसे बनता है
और मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसा डेटा आपने न किसी ब्रोकरेज में देखा होगा, न कहीं किसी भी मीडिया चैनल या बिजनेस पेपर में आपने देखा होगा। हमने 3 फॉर्मूला दिए थे और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो तीनों के तीनों फॉर्मूला सेटिस्फाई हो चुके हैं बॉटम बनने के लिहाज से। ये फॉर्मूला मैंने 2000 और 2008 ये 2 मंदियों को ध्यान में रखकर किया है। कुल मिला के हमने 609 मौके ऐसे देखे जहां बाजार बेस और बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें 93% टाइम ये फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ है। इस फॉर्मूला के हिसाब से 7610 पर जो बाजार बंद हुआ है 24 मार्च को, वो बाजार का बॉटम बन चुका है। क्या आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना? तो रोज सुबह 7:30 बजे जी बिजनेस पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो ट्रेडर्स को हर रोज चाहिए। कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स, टेक्निकल पिक्स, खबरों के दम पर शेयर और इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नहीं। अरे है ना, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक भी और शानदार फंडा पिक भी, यानी कि ट्रेडिंग का डेली डोज हर रोज सुबह 7:30 बजे लीजिए जी बिजनेस पर, सिर्फ ट्रेडर्स डायरी में। थमने का नाम नहीं है जिंदगी, तेज रफ्तार है इसका हर पल। जिंदगी की तेज रफ्तार में देखिए बुलेट स्पीड के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। बुलेट बुलेटिन सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। जी बिजनेस पर देखिए एक्सपर्ट्स का एक्सक्लूसिव और दमदार पैनल। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर तो वागले का वंडर, स्विंग के सुल्तान आशु मदान और किरण करेंगे कमाल। विश्वेश के विशेष और देखिए जैन साहब के जेम्स। सदाबहार है सेठी साहब तो नितिन है निफ्टी के निशानेबाज। सुमित देंगे सुपरहिट, जय का होगा जैकपॉट और इन सब के साथ सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी बिजनेस पर देखिए दिन भर मेरे साथ बेस्ट चैनल बेस्ट पैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना और लॉकडाउन की दोहरी मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुंबई से बेहद अच्छी खबर आई है। मुंबई में घरों की बिक्री ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हां, नवंबर में यहां 9301 घरों की बिक्री हुई है, जो कि नवंबर 2019 यानी कि पिछले साल के नवंबर से 67% ज्यादा है। एक्सपर्ट्स घरों की बिक्री, ये जो बम्पर बिक्री हुई है, इसकी बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? राज्य सरकार की तरफ से की गई स्टैंप ड्यूटी में भारी भरकम कटौती, ये इसके अलावा होम लोन ऑल टाइम लो पर हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ लोगों का रुझान इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि फेस्टिव सीजन में काफी ऑफर्स भी बिल्डर्स लेकर आए थे, तो इस वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में एक तरह से बूस्ट आया है मुंबई में। लेकिन सवाल यह है कि मुंबई के अलावा बाकी इलाकों में क्या यही हाल है? क्या बाकी जगह पर भी घर खरीदने का यह सबसे शानदार मौका है? क्या मुंबई में अभी भी मौका बचा हुआ है घर खरीदने के लिए? ग्राहकों को जिस तरह की छूट महाराष्ट्र सरकार ने दी है, वैसी दूसरे राज्य आखिर क्यों नहीं दे रहे? और लंबे वक्त से मंदी की मार झेल रहे भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर का आउटलुक ओवरऑल 2021 में कैसा होगा? आज हम इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। लौटते हैं मेहमानों के साथ, आप देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे शानदार शहरों में शुमार है मुंबई। मुंबई को सपनों का शहर भी कहते हैं क्योंकि ये सबके सपने पूरा करती है, और ऐसा ही एक सपना खुद का आशियाना बनाना है। लेकिन माया नगरी में प्रॉपर्टी खरीदना इतना महंगा हुआ करता था कि यहाँ घर का सपना सपना बनकर ही रह जाता था।
लेकिन कोरोना काल में प्रॉपर्टी के दाम इस कदर गिरे हैं कि जो लोग लंबे वक्त से मुंबई में घर खरीदने का सपना देख रहे थे, वो अब इसे साकार करने लगे हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि नवंबर में यहाँ 9 साल की बिक्री का रिकॉर्ड टूटा है। इस महीने यहाँ 9,301 घरों की रजिस्ट्री हुई, जो कि नवंबर 2019 से 67% ज्यादा है, जबकि अक्टूबर 2020 में ये 7,929 घरों की रजिस्ट्री से 17% ज्यादा है। मुंबई में इस साल नवंबर तक 46,052 घरों की रजिस्ट्री हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नवंबर के महीने में ही दर्ज किए गए। इन आंकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि मुंबई का रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना महामारी के चलते आई मंदी से लगभग उबर चुका है। नाइट फ्रैंक रिकॉर्ड तोड़ घरों की बिक्री के पीछे कई वजह मान रहा है, जैसे लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी का पटरी पर लौट आना, 15 साल में सबसे सस्ते होम लोन का होना, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्टैंप ड्यूटी में छूट मिलना और फेस्टिव सीजन में डेवलपर्स और बिल्डर्स की